अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली C++ लैंग्वेज में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है, मसलन एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से फ़्लोज़ अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो फ़्लो होता है उसको हम सीक्वेंशियल फ़्लो बोलते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपके पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट n। सीक्वेंशियल में एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट और दूसरी के बाद तीसरी एंड सो ऑन, ठीक है। और सेकंड वन जो है सिलेक्शनल फ़्लो होता है। सिलेक्शन फ़्लो में आपके पास कंडीशन बेस्ड फ़्लो होता है, मींस कि किसी ख़ास कंडीशन की बेस पर आप कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या उस कंडीशन की बेस पर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो या दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। इसी तरह नेक्स्ट वन जो फ़्लो है उसको आइट्रेशन फ़्लो कहते हैं। आइट्रेटिव या आइट्रेशन फ़्लो का मतलब ये होता है कि आप एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम कंडीशन। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगेन एंड अगेन ये फ़्लो उसकी आइट्रेशन स्टार्ट रहती है, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहता है। लिहाजा आपके पास 3 फ़्लो तो आपके सामने डायग्राम में है, जबकि चौथा फ़्लो जो है वो फंक्शन कॉलिंग है। मीन्स कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर आपने एक फंक्शन को कॉल किया है तो कंट्रोल वहाँ से शिफ्ट होके उस फंक्शन पे चला जाएगा, और नेक्स्ट उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वापस रिटर्न होगा कंट्रोल मेन प्रोग्राम के अंदर जहाँ से आपने कंट्रोल को शिफ्ट किया था या फंक्शन कॉलिंग परफॉर्म की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन, कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बेसिकली ये आपके पास जो फ़्लो कंट्रोल है इसमें आप जितनी भी प्रोग्रामिंग पहले पढ़ चुके हैं वो सीक्वेंशियल फ़्लो की साथ थी। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिलेक्शनल फ़्लो है, ठीक है। सिलेक्शनल फ़्लो के बारे में हम कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सिलेक्शन फ़्लो को हम कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इन स्टेटमेंट में आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है और कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ये तमाम वो स्टेटमेंट है जिसको आप सिलेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मींस के अपने मुताबिक अगर आपके पास कोई कंडीशन है और उस कंडीशन के बिहाफ पर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम कंडीशन, तो इन सिलेक्शन स्टेटमेंट को आप यूज़ करते हुए आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप हिरार्किकल वे में देखें तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को मैंने इस ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। इन तमाम को अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर या कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। ये वो ऑपरेटर हैं जिनके बिहाफ पर आप कंडीशन प्लेस करते हैं इफ़ के साथ या इफ़ एल्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको हम लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है आउटपुट के तौर पर या तो वो 0 होता है या फिर वो 1 होता है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। तो आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर होगा और उस रिलेशनल ऑपरेटर में कोई कंपैरिजन परफॉर्म किया जा रहा है तो उसके बिहाफ पर आपका आंसर या तो 1 आएगा या 0। अगर आपकी कंडीशन या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर 1 है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका आंसर 0 होगा। यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखें, सी आउट
के अंदर मैंने क्या डिस्प्ले करवाया है, 8 ग्रेटर देन 5, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 5 होता है तो लिहाजा इसका आंसर 1 होता है, 1 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के बिहार पर हमारे कुछ रिजल्ट जनरेट होंगे। 10 ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू है, लिहाजा आंसर 1 है। 45 ग्रेटर देन 40 है, ट्रू, आंसर 1 है। 50 लेस देन एन इक्वल टू 100। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास 2 ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, एक लेस देन और एक इक्वल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेस देन है, अगर तो ये ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू कंसीडर होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो सेकंड वाले को कंसीडर करेंगे, मींस कि इक्वालिटी चेक करेंगे। तो लिहाजा हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जो कि 50 लेस देन 100 है, लिहाजा आंसर 1 है। इसी तरह 100 ग्रेटर इक्वल टू 100। अब यहाँ पे भी 2 आपके पास कंडीशन है, ग्रेटर देन है और इक्वल है। अब ग्रेटर देन तो नहीं है 100, तो लिहाजा इक्वल तो है, लिहाजा इक्वल की बुनियाद पर 100 इक्वल टू 100 का मतलब है आंसर आपका ट्रू, 1। इसी तरह अगर आप करैक्टर कांस्टेंट को देखें तो करैक्टर कांस्टेंट ए कैपिटल है और यहाँ पे करैक्टर कांस्टेंट ए स्मॉल में, इनका कंपैरिजन किया जाना है, यानी ए कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल ए। अब जबकि आस्की कोड अगर हम देखें तो आस्की कोड में कैपिटल ए का जो कोड होता है, इस आस्की चार्ट में देखें तो कैपिटल ए का जो कोड है वो 65 है। ठीक है, और स्मॉल ए का जो कोड है वो 97 है। तो लिहाजा आपके पास 65 इज़ इक्वल टू 97। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 65 इज़ नॉट इक्वल टू 97, लिहाजा इसका आंसर फॉल्स है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ट्रू, तो इसका आंसर 1। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आपने एक साथ चेक करनी है। मतलब एक रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है लेफ़्ट साइड पे और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है लॉजिकल ऑपरेटर की राइट साइड पे। तो हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, नॉट ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। मींस कि आपके पास अगर ट्रू आंसर आता है और उसके साथ नॉट लगा हुआ है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आंसर आता है और उसके साथ नॉट लगा हुआ है तो आपका वो आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे इस केस में देखें 5 लेस देन 7 जो कि ट्रू है, लेकिन इसके इस ब्रैकेट के बाहर देखें तो नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑपरेटर की वजह से वो फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ये है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब ये बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जिसके लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों पे एक कंडीशंस प्लेस की जाती हैं या कोई वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स होती है। तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में देखें 5 ग्रेटर देन 7 है जो कि फॉल्स है, और 5 ग्रेटर देन 4 जो कि ट्रू है। तो इन दोनों में से कोई एक का ट्रू होना ज़रूरी है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे ट्रू मिल गया है, तो आंसर हमारे पास 1 है। एंड ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हैं तो डबल एम्परसेंड ये सिंबल यूज़ करते हैं, और के लिए पाइपलाइन है, डबल पाइपलाइन है, तो यहाँ पे डबल एम्परसेंड जो है एंड के लिए यूज़ होगा। एंड के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों पे जो भी कंडीशन लगी हुई दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें 5 ग्रेटर देन 7 जो कि फॉल्स है, तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, इसलिए इसका आंसर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी लॉजिकल ऑपरेटर को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है बाइनरी फॉर्म में। तो आपके पास अगर एक वेरिएबल x है और दूसरा y है तो उनकी वैल्यूज़ दो वेरिएबल होने के बिहाफ पर उनकी जो कम्बिनेशन बनते हैं, वैल्यूज़ के कम्बिनेशन बनते हैं, वो 4 कम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ तो वो 0 0 है दोनों, यहाँ x 0 है y 1 है, यहाँ x 1 है y 0 है, यहाँ x 1 है और दूसरा y भी 1 है। इनके ऊपर अगर ऑपरेशन और ऑपरेटर अप्लाई करें तो इन दोनों में से 1 ट्रू होना चाहिए, तो लिहाजा दोनों फॉल्स हैं, तो लिहाजा इसका आंसर भी फॉल्स। इस केस में देखें 0 और 1 केस में देखें ये 1 है तो ये आंसर भी हमारे पास और में 1 आएगा,
और यहाँ पे देखें 1 0 है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 होगा। इसी तरह दोनों 1 है, दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू की वजह से आंसर 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। अगर आप एंड ऑपरेटर देखें, एंड ऑपरेटर जब आप अप्लाई करते हैं तो दोनों का 1 होना ज़रूरी है। तो इन 3 केसेस में अगर आप गौर करें, इन तीन केसेस में दोनों 1 नहीं है, 0 1 का कम्बिनेशन है, यहाँ दोनों ही 0 हैं, तो लिहाजा इसका आंसर तीनों में 0 0 है। और इस केस में अगर देखें तो आपके पास इस केस में आपके पास दोनों 1 है, तो आंसर एंड ऑपरेटर का 1 आ गया। नॉट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था 0 को 1 करेगा और 1 को 0 करेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, x 0 है, तो नॉट x आपके पास 1 आएगा। इसी तरह आपके पास 1 अगर x 1 है और नॉट x क्या होगा 0। इसी तरह y के साथ भी नॉट ऑपरेटर आप अप्लाई करके उसके रिज़ल्ट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। मसलन एक एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, तो उन ऑपरेटर्स की तरतीब क्या होगी। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा डी मैथ्स रूल। डी मैथ्स रूल क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह सी लैंग्वेज में, C++ में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और उन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है, उनकी जो तरतीब है, वो आपके सामने इस टेबल में गिवन है। यहाँ पे आप गौर करें कि आपके पास प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, नॉट है, ये यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इनकी एसोसिएटिविटी आपके पास राइट टू लेफ़्ट है, यानी कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह लेवल 2 में देखें तो लेवल 2 में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और रिमाइंडर ऑपरेटर है। इन तीनों का लेवल सेम है, इन तीनों ऑपरेटर का लेवल सेम है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये बाइनरी ऑपरेटर हैं, यानी इसके साथ 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, और ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। इसी तरह प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम वन वे सिलेक्शन भी कहते हैं। वन वे सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास सिलेक्शन की एक ही चॉइस है। जब आपके पास एक ही कंडीशन हो तो आप इफ़ को यूज़ करते हैं। अगर आप इसका फ़्लो चार्ट देखें तो फ़्लो चार्ट में आप गौर करें कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, तो आपका फ़्लो जो है, जो एरो हेड है, वो आपके राइट साइड पे मूव हो रहा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेटमेंट को, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट को या सिंगल स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो किसी किस्म की कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, बल्कि इफ़ स्टेटमेंट स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी उसको उस कंट्रोल शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि इफ़ के ब्लॉक के बाहर है। अगर आप सिंटैक्स देखें तो इफ़ लिखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे तो पहले इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद कंडीशन ओब्लिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद फिर आप ब्रैकेट में सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन, तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी कंडीशन के बिहाफ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि एक गिवन नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर उस वक्त होगा जब उसकी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 होगी, और नेगेटिव उस वक्त होगा जब वो 0 से लेस होगा। तो लिहाजा हमारे पास पहली जो पोर्शन है उसमें हमने एक नंबर स्कैन किया है। नंबर स्कैन करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन 0 है। तो अगर आप गौर करें तो इन दोनों के लिए सेपरेटली हमने कंडीशंस लगाई हुई, क्योंकि वन वे सिलेक्शन है, तो वन वे सिलेक्शन के लिए अलग-अलग इफ़ यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर नंबर देते हैं 5, ठीक है, नंबर देते हैं 5, जो कि क्योंकि नंबर 5 है, लेस दैन 0 तो नहीं है। जब लेस दैन 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी स्टेटमेंट, यानी गिवन नंबर इज़ नेगेटिव वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगेन कंडीशन वेरीफाई हो रही है, कंपैरिजन परफॉर्म किया जा रहा है। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने मेंशन किया है गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पे हमने 5 प्लेस किया है तो गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हम -5 देते हैं तो हमारे पास आंसर होता है गिवन नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसको हम टू वे सिलेक्शन बोलते हैं। टू वे सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अब आपके पास दो किस्म की चॉइसेस हैं, मींस के दो ऑप्शंस हैं। अगर आप एक कंडीशन के बिहाफ पर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आपको कंडीशन में वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो भी आपने काम करवाना है वो एल्स स्टेटमेंट में आप लिखेंगे। फ्लो चार्ट में देखें तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, अगर या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो येस, कंडीशन फॉल्स है तो नो। अगर येस होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो ट्रू का है उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ़ के मुताबिक, और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों एक वक्त में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक वक्त में स्किप हो सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास जो इफ़ एल्स में ऑप्शन है उसके बिहाफ पर, कंडीशन के बिहाफ पर कोई एक ब्लॉक आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। सेम एग्जांपल है जो प्रीवियस वन हमने डिस्कस की है। उसमें क्या है जी कि हम एक अगर नंबर हमारे पास लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है। हमने यहाँ पे इफ़ जो लगा हुआ था उसको रिमूव करके एल्स लगा दिया। अब क्या होगा कि अब दोनों कंडीशन बार बार चेक नहीं होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कंट्रोल इस पर आएगा ही नहीं। ठीक है, कंट्रोल इस पर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और अल्टीमेटली एल्स वाली कंडीशन फॉल्स एल्स वाली कंडीशन के मुताबिक, एल्स के मुताबिक जो भी स्टेटमेंट आपने ब्रैकेट में लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे इस एग्जांपल में हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन या ऑड को वेरीफाई करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिमाइंडर। अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है तो वो इवन नंबर होता है 2 पर डिवाइड करने से। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है तो वो इवन नंबर होता है, और अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है, मींस के अदर देन 0 है, 1 है, तो आपका वो नंबर ऑड कंसीडर होता है। तो लिहाजा रिमाइंडर ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया है नम डिवाइडेड बाई 2 और रिमाइंडर पिक किया है इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल है तो गिवन नंबर इवन है, अदरवाइज़ वो ऑड है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट के तौर पर देखें, अगर हम 5 देते हैं तो यहाँ पे आंसर हमारे पास गिवन नंबर इस ऑड का आएगा। कैसे आएगा, आप 5 को 2 पर डिवाइड करें, 2 to the 4 और रिमाइंडर आपके पास 1 है। क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं है लिहाजा इवन नहीं है, और एल्स वाली कंडीशन यानी एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में हमने लिखा हुआ है सी आउट गिवन नंबर इज़ ऑड, तो ऑड प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर आप 6 देते हैं तो 6 को आप 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 0 आता है। जब रिमाइंडर आपका 0 आता है तो 0 0 से मैच कर गया। जब मैच कर गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास गिवन नंबर इज़ इवन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और गिवन नंबर इज़ ऑड वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मींस कि आप उन चॉइसेस के बिहाफ पर अपनी कोडिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट में देखें तो फ्लो चार्ट में पहली कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो इफ़ 1 जो फर्स्ट इफ़ है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, जो कि ये यहाँ पे शो किया गया है नो, तो फिर कंडीशन 2 को वेरीफाई किया जाएगा। कंडीशन 2 को वेरीफाई किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स है तो एल्स केस में जाएगा, यानी नो वाले केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूरी ये है कि हर एल्स अपने करीबी इफ़ से बिलोंग करेगा, एसोसिएट करेगा। यानी ये वाला जो एल्स है इस इफ़ से एसोसिएट करेगा और ये एल्स इस इफ़ से बिलोंग करेगा। तो लिहाजा इस तरह से आपके पास जब मल्टीपल चॉइसेस हों, मल्टीपल ऑप्शंस हों, तो आप इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए वावल लेटर को हम कंसिडर कर रहे हैं। वावल लेटर को हम चेक करेंगे कि कोई भी आप करैक्टर एंटर करें और उसको वेरीफाई करें कि वो गिवन करैक्टर जो है वो वावल है या नहीं। तो आपको पता है कि वावल लेटर कौन कौन से होते हैं, 5 वावल लेटर्स होते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू। ये स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। अगर आप इफ़ कंडीशन देखें तो हमने एक करैक्टर जो गेट किया है यूज़र से, जो करैक्टर लिया है, यानी करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल CH लिया है, और CH में जो भी वैल्यू आई है, CH में जो वैल्यू आई है वो चेक कर रहे हैं कि A तो नहीं है, A के इक्वल तो नहीं है, या फिर कैपिटल A तो नहीं है। अगर ये A के इक्वल है या कैपिटल A के इक्वल है तो गिवन करैक्टर इज़ वावल का मैसेज आ जाएगा। एल्स इफ में ई के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद आई के लिए वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम ओ के लिए वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यू के लिए वेरीफाई करेंगे। अगर इन पांचों में से कोई एक लेटर आता है तो आपको मैसेज मिलेगा गिवन करैक्टर इज़ वावल, अदरवाइज गिवन करैक्टर इज़ नॉट वावल। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में देखें तो आपके पास अगर आपने ई प्रेस किया हुआ है तो गिवन करैक्टर इज़ वावल के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर आप टी प्रेस करते हैं तो लिखा आएगा गिवन करैक्टर इज़ नॉट वावल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेट ऑफ इफ़ एल्स इफ़ है। मीन्स के इफ़ एल्स इफ़ का अल्टरनेट स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जब आपने इक्वालिटी को फॉलो करना है, जब आपने कंडीशन की इक्वालिटी को फॉलो करना है, देन आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस आपने वावल लेटर वाला वावल करैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, जो वावल लेटर को फाइंड आउट करने के लिए जो आपने प्रोग्राम बनाया था, मसलन आपके सामने ये जो प्रोग्राम है, इसी को हम स्विच स्टेटमेंट के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आप लिखेंगे स्विच, उसके बाद ब्रैकेट में आप वैल्यू या एक्सप्रेशन, जो भी वेरिएबल है, जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद आपने मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस लिखने होते हैं, यानी कि केसेस बनाने होते हैं। जो पहला केस है केस, उसके बाद वो वैल्यू आपने देनी है जिसको आपने मैच करना है इस वैल्यू के साथ, जो एक्सप्रेशन या इस वैल्यू जो स्विच पैरेंथेसिस के साथ जो आपने वैल्यू प्लेस की है या वेरिएबल प्लेस किया है उससे मैचिंग होनी है। अगर वैल्यू 1 मैच करती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर वैल्यू 2 मैच करती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह वैल्यू n अगर मैच होती है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरह आप एंड में देखें तो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है और कॉलन। हर केस के बाद जो वैल्यू आप लिखते हैं उसके बाद आपने कॉलन लगाना होता है, और लास्ट वन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कॉलन होता है। ये एल्स का काम करता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता, अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, हर केस के एंड में आपको ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी तौर पर लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर पहला केस मैच करता है और किसी ने भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो बाकी तमाम केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हर ब्लॉक से निकलने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम अपनी पुरानी एग्जांपल की तरफ। उस एग्जांपल में देखें, हमने एक करैक्टर स्कैन किया था। यूज़र से हमने करैक्टर एक डिमांड किया था जिसमें लिखा था एंटर एनी करैक्टर। CH में वो करैक्टर ले लिया। अब ये जो वेरिएबल है CH, इसमें आपने करैक्टर प्लेस किया है। इस करैक्टर को हमने वेरीफाई करना है कि ये वावल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, स्विच ब्रैकेट CH और ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट लगाए और केसेस बनाए। अब केसेस मैं सिर्फ सिंपल स्मॉल लेटर्स के लिए बना रहा हूँ। केस A, अब A जो लिखा हुआ है सिंगल कोट में लिखा हुआ है, मीन्स के स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और करैक्टर कांस्टेंट बनाया है। अगर तो आपका A से मैच करता है, आपका CH में जो भी आपने करैक्टर प्रेस किया होगा, अगर A से मैच करता है तो आपके पास मैसेज आएगा गिवन करैक्टर इज वावल, और उसके बाद आपने ब्रेक लगाया हुआ। इसी तरह केस E के लिए है, केस I के लिए, केस O के लिए और केस U के लिए। डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा हुआ है गिवन करैक्टर इज़ नॉट वावल, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी केस मैच नहीं करता, मतलब इन पांचों करैक्टर के अलावा अगर कोई आप करैक्टर प्रेस करते हैं तो आपके पास
जो गिवन करैक्टर है वो वावल नहीं है का मैसेज आएगा। तो लिहाजा आपके स्विच स्टेटमेंट में आप केसेस को आप यूज़ करते हैं और इक्वलिटी जब होती है देन उसके लिए केसेस बनाते हैं। ठीक है जी, आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें और इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आप इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।